नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। अक्टूबर लास्ट ईयर में भूटान और चाइना के बीच में एक एमओयू साइन होता है। ये एमओयू रिलेटेड होता है 3 स्टेप रोड मैप से, जिसका इस्तेमाल करके ये दोनों कंट्रीज कहती हैं कि हम लोग जो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसके जो टॉक्स हैं उसको हम लोग स्पीड अप करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाल सकें। और आज यानी 17 जुलाई 2022 को जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा है द हिंदू में। इसमें उनसे ये इसके बारे में पूछा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस चीज़ से इंडिया को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एमओयू, ये एग्रीमेंट कि इंडिया के इंटरेस्ट को किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो आज मैंने ये चीज़ न्यूज़ में देखी तो सोचा आपको इसके बारे में बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि जब ये एमओयू साइन करती है भूटान और चाइना, उस समय इंडिया का ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा होता है चाइना के साथ इन ईस्टर्न लद्दाख एरिया। तो इस वीडियो में गाइज़ हम लोग जो पूरा डिस्प्यूट है भूटान का और चाइना का बॉर्डर से रिलेटेड, वो पूरा हम लोग देखेंगे शुरू से एंड तक, और साथ ही साथ इसको इंडिया के एंगल से भी देखेंगे। एमओयू की भी बात करेंगे कि कैसे ये एमओयू इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा बहुत से सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक बने रहना है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि इस वीडियो ने आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड की है, तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंडिया से चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हमें पता है ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में है और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है। वहीं जो भूटान और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है वो है भूटान के नॉर्दर्न पार्ट में और इसके वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट यानी वो पार्ट जहाँ डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। ये वाला पार्ट अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये एक ट्राई जंक्शन है, यानी कि इस पॉइंट पे तीनों कंट्रीज इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर्स मिलते हैं। इसलिए ये वाला डोकलाम वाला एरिया चाइना और इंडिया के लिए, दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं नदर्न डिस्प्यूट की बात करें तो भूटान के नॉर्थ वाले एरिया में भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर चाइना के साथ डिस्प्यूट है। इन सब के बाद सडनली 2020 में चाइना कहता है कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है, सैंडलाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो एरिया है, वो भी डिस्प्यूटेड है। और जीईएफ जो इस सेंचुरी के लिए भूटान को पैसा देती थी, उसको ऐसा करने से मना करता है। तो टोटल मिला के इस समय इसके तीनों साइड में, भूटान के नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया और साक्तेन वाला पार्ट हो गया यानी ईस्टर्न भूटान हो गया, तीनों साइड में इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट है। इन डिस्प्यूट की शुरुआत होती है 1959 से। 1959 में आपको पता होगा कि चाइना जो है वो तिब्बत को ऑक्यूपाइड कर लेता है और दलाई लामा और उनके कई सारे फॉलोअर्स इंडिया में आते हैं। इसी टाइम में कई तिब्बतन ऐसे भी थे जो इंडिया में ना आके भूटान में जाते हैं और वहाँ पर असाइलम लेते हैं। तिब्बत ऑक्यूपाइड करने के साथ-साथ जो चाइना है वो भूटान के बाकी एन्क्लेव्स को भी ऑक्यूपाइड कर लेता है और उसको भी अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेता है। एन्क्लेव्स वो एरिया होता है किसी कंट्री का जो कि उसकी मेनलैंड से दूर हो, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस कंट्री का चलता हो। उसके बाद 1961 में वो अपना ऑफिशियल मैप रिलीज़ करता है, जिसमें चाइना इन सारी टेरिटरी को अपना बताता है और फिर जो इनके बॉर्डर्स थे वहाँ की भी टेरिटरी को ये क्लेम करना शुरू करता है। यही कारण था, और भी 1-2 और भी कारण थे जिसके वजह से जो भूटान है वो अपने मिलिट्री टाई अप्स बढ़ाने लगता है इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा। फिर 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर होती है, जिसमें एक तरह से इंडिया की हार होती है और इसी वजह से इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उस पे डाउट क्रिएट होने लगता है कि इंडिया जो है को दूसरी कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी के बाद से जो भूटान अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए एक तरफ इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाता रहता है, दूसरी तरफ एक न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी अपनाता है, यानी चाइना और इंडिया के बीच में वो न्यूट्रल रहेगा, किसी भी कंट्री का साथ नहीं देगा। 1970 तक इंडिया रिप्रेज़ेंट करता था भूटान को अलग-अलग फ़ोरम्स पे और उसके जो कंसर्न्स होते थे उसको उठाता था, लेकिन 1971 में भूटान को मेंबरशिप मिल जाती है यूएन की, जिसके बाद भूटान एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बहुत हद तक अपनाने लगता है। आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि 1971 से पहले ताइवान जो है यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका नाम है, वो यूएन का मेंबर था और चाइना को यूएन में एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी और 1971 के बाद चाइना को एक्सेप्टेंस मिलती है। और जो इसके लिए जो वोटिंग हुई थी चाइना को इंक्लूड करने के लिए, जो
मेनलैंड चाइना को इंक्लूड करने के लिए, उसमें इंडिया और भूटान दोनों ने इसके फेवर में वोट किया था। आज का अगर आप लोग सिचुएशन देखें और इसको फिर देखें तो ये काफ़ी शॉकिंग काफ़ी अनबिलीवेबल चीज़ है कि जिस को इंक्लूड करने के लिए हम वोट किया था इंडिया और भूटान ने, वही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस समय बना हुआ है दोनों कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद 1974 के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में, भूटान और चाइना में बायलैटरल टॉक्स होना शुरू होती है बॉर्डर डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए। 1983 में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और भूटान फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और बायलैटरल टॉक करते हैं। फिर 84 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग हर साल एक एनुअल बायलैटरल टॉक करेंगे। 1990 में चाइना भूटान को ये पैकेज भी देता है कि आप जो अपना वेस्ट वाला साइड है, यानी डोकलाम वाला जो एरिया है, उसमें अपना क्लेम छोड़ दो। हम जो नॉर्थ वाले साइड है, नॉर्दर्न डिस्प्यूटेड एरिया है, उसमें अपना क्लेम छोड़ देंगे। यहाँ आपको बता दूं, जो नॉर्दर्न वाला डिस्प्यूटेड एरिया है, वो 495 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि ये जो वेस्टर्न वाला डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी डोकलाम वाला एरिया, ये केवल 90 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से चाइना इतना दयालु कैसे हो जाता है भूटान पे कि वो केवल 90 स्क्वायर किलोमीटर के बदले में 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देने के लिए तैयार हो जाता है। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो डोकलाम वाला एरिया है, जो कि भले ही 90 स्क्वायर किलोमीटर वाला हो, लेकिन ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये इंडिया से कनेक्टेड है थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस कॉरिडोर पे अगर किसी वजह से कोई भी फॉरेन पावर अगर वो अपना कब्जा कर लेती है, तो पूरा जो कनेक्शन है इंडिया का उसके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट काटा जा सकता है। 1998 में दोनों कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि हम लोग 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के तहत अपने जो पॉलिसीज हैं वो अपनाएंगे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि चाइना जो अपने वादों का कितना पक्का है, और इसके बाद वो डायरेक्टली नहीं अटैक करता है भूटान पे, लेकिन जो क्रिटिकल एरिया थे, जो बॉर्डर के पास वाला एरिया, और कहीं बार तो ऐसा भी कि वो एरिया जो डिस्प्यूटेड हो, उस पे अपने डेवलपमेंट वर्क शुरू करता है, यानी रोड बनाने लगता है, पुल बनाना शुरू कर देता है, सिर्फ प्रोवोक करने के लिए भूटान को। फिर कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आ जाते हैं 2016 में। 2016 में अगस्त के महीने में भूटान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं चीन में, और दोनों साइड जो है वो रिलेशन को और स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, अलग अलग सेक्टर में कोऑपरेट करने की बात करते हैं। लेकिन उसके थोड़े ही टाइम बाद 2017 में डोकलाम क्राइसिस होता है। आप सबने उस टाइम ये न्यूज़ में सुना होगा। 2017 में क्या होता है कि जो चाइना जो है वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क्स करने लगता है जो डोकलाम वाला एरिया है वहाँ पर, और 29 जून 2017 को भूटान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। इंडिया की जो आर्मी है वो इसमें इंटरफेयर करके और चाइना के इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक देती है, और मामला बहुत गर्म हो जाता है। उसी टाइम पे चाइना की भी आर्मी जो है वो भी उस एरिया पे आ जाती है, और एक दूसरे के सामने सामने ये लोग खड़े होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब है कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं, केवल एक्टिव मोड में है, वॉर नहीं हो रही, लेकिन एक्टिव मोड में है दोनों। यहाँ एक इंटरेस्टिंग वाकया ये होता है कि 5 जुलाई को चाइना और कहता है कि हम और भूटान दोनों मानते हैं कि ये डोकलाम वाला एरिया चाइना का है, लेकिन 10 अगस्त को भूटान इस बात से रिजेक्ट कर देता है कि हम नहीं मानते कि ये डोकलाम वाला एरिया आपका है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ऐसा भूटान कहता है। नदन भूटान में भी पसमलुंग और जकरलुंग वैली में दोनों देशों का डिस्प्यूट है, लेकिन ये एरिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया भी कि चाइना 1990s में ये ऑफर देता है भूटान को कि अगर जो आप डोकलाम वाला एरिया हमको अगर दे दें, तो फिर हम लोग हमारा जो नदन वाला क्लेम है उसको छोड़ देंगे। इसके बाद इतना चल ही रहा होता है, इस सब में जो टॉक्स है वो भी कंटिन्यूअसली चल ही रहा होता है, लेकिन अचानक से 2 जून 2020 को ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की वर्चुअल मीटिंग में चाइना कहता है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो ग्रांट दे रही है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, वो इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंचुरी है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया में है। ये सबको शॉक इसलिए कर देता है कि इससे पहले चाइना ने कभी इस एरिया को क्लेम नहीं किया था, तो ये एक नया जो है डिस्प्यूट पैदा हो जाता है इसके बाद। क्योंकि ये एरिया ये साक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश के बहुत क्लोज है, इसलिए ये जो क्लेम होता है चाइना का, ये इंडिया में भी उतना ही शॉक देता है। और इसी टाइम कोविड की वजह से जो दोनों देश के यानी भूटान और चाइना के एनुअल टॉक्स हो रहे होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट
डिस्प्यूट को लेके वो भी बंद हो जाता है। इसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए 2021 में अक्टूबर में दोनों कंट्रीज एक 3 पॉइंट रोड मैप साइन करते हैं इसको और फास्ट ट्रैक करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोटिस करने वाली बात ये है कि ये उस टाइम पे ये एमओयू साइन होता है का जिस टाइम इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा होता है ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में। तो क्या भूटान इंडिया को धोखा दे रहा है? देखो, इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और जो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये जो वॉर वाला स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर, ये रियली जो है ट्रू है जियोपॉलिटिक्स को लेके। चाइना को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सिर्फ इंडिया या फिर भूटान के साथ है। लगभग हर कंट्री के साथ इसका कहीं न कहीं लैंड डिस्प्यूट है ही। जिनके साथ ये लैंड नहीं शेयर करते उसका इसके साथ बाकी चीज को लेके डिस्प्यूट है। कहीं कहीं जो आइसलैंड्स होते हैं छोटे छोटे उसकी वजह से डिस्प्यूट है। जैसे कि फिलीपींस के साथ हो गया, और भी कंट्रीज के साथ स्प्रेडली आइसलैंड है उसको लेके डिस्प्यूट है। वियतनाम के साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऐसे ही लगभग हर इसके नेबर कंट्रीज के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। रशिया के साथ भी इनका डिस्प्यूट था वो जो कि इन लोग ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन बाकी सबके साथ के रिस्पेक्टिव में जो वीक कंट्रीज है उनके साथ इसका डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है। तो ये 2020 में जो चाइना का नया क्लेम था कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एक तरह से धमकी की तरह था भूटान के लिए कि अगर आप हमारे फेवर में काम नहीं करोगे, हम चाहते हैं वो नहीं करोगे, तो हम आपका जो बाकी एरियाज है पे भी अपना क्लेम जो है वो बताएंगे और फिर उसमें वहां भी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हो सकता है कल को अगर वॉर हो भी तो वो एरिया हम लोग के पास वैसे ही आ जाना है। और हो सकता है इसी वजह से या फिर और भी बहुत से तरीके से प्रेशर बिल्ड किया होगा चाइना ने भूटान पे, जिसकी वजह से 2021 के अक्टूबर में ये इन लोग ने ये रोड मैप साइन किया था। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि भूटान धोखा दे रहा है इंडिया को या फिर ऐसा कुछ नहीं है। और भूटान भी एक सेपरेट कंट्री है जिसके अपने नीड्स हैं, अपने अलग इंटरेस्ट्स हैं। हमें उस इंटरेस्ट को, उसके नीड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाए बिना कोई भी सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है साउथ एशिया का और चाइना का वो ये कि बहुत ज़्यादा पावर इम्बैलेंस है। ये जो छोटी-मोटी आसियान कंट्रीज़ हैं और बाकी कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया को एज़ अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो देखती हैं, लेकिन हाल में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके चलते इंडिया की इस कैपेबिलिटी पे डाउट उठाया जा सकता है। जैसे कि जून 2021 में क्या हुआ था, भूटान को जो हम लोग के पास जो कोविड की वैक्सीन थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमें बैन लगाना पड़ा अपनी जो वैक्सीन सप्लाई है दूसरे देशों को उस पे, जिसकी वजह से भूटान में हम लोग ने वैक्सीन सप्लाई करना बंद कर दिया। और भूटान को क्या हुआ, फिर दूसरे देशों से वैक्सीन लेना पड़ा जिनमें से चाइना भी एक कंट्री थी। चाइना से भी भूटान ने वैक्सीन लिया। तो कहने का मतलब है या तो हम लोग अगर अपने आप को वाकई जो सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना चाहते हैं तो हम लोग को अपनी कैपेबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा और इतना कैपेबल बनना पड़ेगा कि हम वाकई में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। और हमें बिना सेंसिटिव हुए ये मानना पड़ेगा कि अभी हम लोग उतने कैपेबल नहीं हैं। सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं, इकोनॉमिकल पावर से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ खुश होने वाली बात ये है कि इंडिया जो है वो राइट डायरेक्शन में है। उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ये चीज़ अचीव होगा। साथ ही साथ ज़रूरत है इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ अपना एंगेजमेंट है वो बढ़ाते रहे, जो कि फ़ेवर में है इंडिया के लिए भी और इन कंट्री के लिए भी। और स्पेसिफिक 3 पॉइंट रोड मैप की बात करें तो ये इंडिया के फ़ेवर में काम करेगा या कैसा इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, ये तभी हम लोग को पता चलेगा जब इसका रिजल्ट पता चलेगा कि ये लोग कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। अगर जो भूटान है वो ईस्ट या फिर वेस्ट दोनों साइड वाला एरिया सीड करने के लिए या फिर किसी भी तरह चाइना के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा कंसेशन दे देता है चाइना को डोकलाम वाले एरिया में या फिर साक्तेंग वाले एरिया में, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगी। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपना करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।